वेलकम टू तैयारीएग्जाम.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जियो गुरु। आज का करंट अफेयर डेली डोज के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल हूं और आज डिस्कस करेंगे आज का डेली डोज करंट अफेयर। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप तक अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। www.taiyaryexam.com हमारी ये वेबसाइट भी है, चाहे तो आप साइट से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं या वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे करंट अफेयर डेली डोज की, तो आज के करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव अवेलेबल हूं और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसके सबसे पहले स्लाइड की बात करें या पहले पोर्शन की बात करें, या हमारा जो पहला सेशन है वो है एक कोटेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का कोटेशन क्या है। हार मत मान उन लोगों को याद कर जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि अक्सर जब हम किसी काम के लिए आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। तो अक्सर अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हमने एक बार मन बना लिया, देखिए अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि हमने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, एमबीए किया, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, या अक्सर बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक बात याद रखिएगा कि आपने सपने क्या देखे या सपने क्या सिलेक्ट किए या आपने क्या सिलेक्ट किया वो मैटर नहीं रखता है। उन सपनों को आपने क्या सिलेक्ट किया या आपने क्या चूज किया, तो आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उस सिलेक्शन को आपको सच करना है, वो इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने बीएससी अगर आपने सिलेक्ट करते हैं तो उस बीएससी को अगर आप अच्छे से करिए तो वही आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, सेम इसी तरह से अगर आप प्रिपरेशन की तरफ आते हैं और बैंक की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हमने बैंक का प्रिपरेशन लेकर गलत तो नहीं कर दिया, क्या एसएससी की तरफ जाना चाहिए था, क्या रेलवे की तरफ जाना चाहिए था। तो सिलेक्शन आपने क्या लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सिलेक्शन को अब आपको सच करना है, बस वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और आपको याद रखना है कि यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता अब है ही नहीं। भाई सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब सिलेक्शन ओनली सिलेक्शन। ठीक है, तो ये था आज का कोटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड, किया कहें तो आज का करंट अफेयर, और देखते हैं आपका आज का इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट डेज है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं तो उनको क्या होता है कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज हम ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। मैंने आपको डे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि डे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो अगर कोई डे है तो आपको डे इंपॉर्टेंट है, डे याद रखना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर डे से रिलेटेड कोई थीम है तो वो थीम भी आपको अपडेट रखनी है। क्लियर बात है? तो आपको दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज कि अगर कोई डे है तो आपको डे प्रिपेयर रखना है, और अगर उससे रिलेटेड कोई थीम है तो आपको थीम भी प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम क्या है। द थीम फॉर द 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। थीम इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, द थीम फॉर द 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज डे का जो थीम है वो क्या है? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका थीम इंपॉर्टेंट है। और साइन लैंग्वेज डे हम कब मनाते हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑब्जर्व किया जाता है 23 सितंबर को। चलिए, तो हमारा जो पहला सेशन होता है, या कहें तो हमारी जो क्लासेस की जो पहली सेशन होती है वो कोटेशन से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो थीम्स कह सकते हैं या दूसरा जो सेशन होता है वो एक इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड होता है। अब आते हैं हमारे थर्ड सेशन, जो हमारा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन है, जहां पर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्विज के साथ। सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा ऑन व्हिच डेट। अभी मैंने आपको करंट अफेयर की क्लासेस में, पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि स्वच्छता पखवाड़ा इंडियन रेलवे ने ऑब्जर्व किया था। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इंडियन रेलवे
इंडियन रेलवे और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इंडियन रेलवे और यूएनईपी ने दोनों ने मिलकर एक स्वच्छता पखवाड़ा क्या किया है, मनाया है, जहां पर कोविड-19 से रिलेटेड, जहां पर जो भी सारी चीजें हैं रेलवे से रिलेटेड सारी चीजें साफ करने की बात बोली गई है, स्वच्छता पर ध्यान देने की बात बोली गई है। तो दो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसने, इंडियन रेलवे ने किसके साथ टाई अप किया है या किसके साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो यूएनईपी के साथ। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन बनते हैं, 1 to 15 सितंबर, 16 to 13 सितंबर, 1 to 15 अक्टूबर और 16 to 13 अक्टूबर। इसका आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से इसका सही आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके दे सकते हैं। इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा ऑन व्हिच डेट। अब बात करते हैं पखवाड़ा, तो पखवाड़ा कितने दिन का होता है? पखवाड़ा होता है 15 डेज का, पखवाड़ा होता है 15 डेज का। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए प्रभात सर, कोमल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। इसका आंसर दिया है सेकंड ऑप्शन 16 to 13 सितंबर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 16 to 13 सितंबर। बहुत बढ़िया प्रभात सर, कोमल मैम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। आपका दूसरा क्वेश्चन है वह कौन सा बैंक है जो वीडियो केवाईसी फैसिलिटी कस्टमर के लिए ओपन कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है केवाईसी का फुल फॉर्म। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। इट्स मींट डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है, जिसमें आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की बात की जाती है कि भाई नो योर कस्टमर का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई भी कस्टमर है तो नो योर कस्टमर कहने का मतलब जानना किसको है, कस्टमर को। तो हम किसी भी कस्टमर को कैसे जानेंगे, हम किसी व्यक्ति को कैसे जानते हैं, उसके नाम से, उसके एड्रेस से, है ना, उसके फेस से। तो बैंक के लिए केवाईसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का आंसर। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला नंबर एसबीआई, सेकंड ऑप्शन है आईसीआईसीआई, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी। पहले तो अगर हम बात करें आंसर की तो उसके आंसर कोमल मैम और प्रभात सर दोनों लोगों ने दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर क्या है। रेहान सर वेरी गुड इवनिंग। सुरेखा मैम वेरी गुड इवनिंग। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी चारों के आपको हेडक्वार्टर मुझे बताने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी की बात करें तो ये तीनों क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, ये मैंने आपको बैंकिंग क्लासेस में समझाया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, वह बैंक जिसमें 51% या उससे ज्यादा का स्टेक होल्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट पर्सन का है तो वह एक प्राइवेट बैंक कहलाएगा। और अगर 51% या उससे ज्यादा का स्टेक होल्डिंग अगर किसी गवर्नमेंट का है तो वह गवर्नमेंट बैंक कहलाएगा। अगर हम करंट में बात करें पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, करंट में अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो करंट में पब्लिक सेक्टर बैंक है 12, और अगर करंट में बात करें नेशनलाइज्ड बैंक की बात करें तो करंट में नेशनलाइज्ड बैंक है 11। मुंबई ऑल बैंक्स, रेहान सर ने आंसर दिया है मुंबई ऑल बैंक्स, बिल्कुल सही है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, एक्सिस बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई और एचडीएफसी बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है। बस आपको देखिए सिंपल सी बात है, जो भी करंट अफेयर होते हैं उस करंट अफेयर से रिलेटेड एक लाइन में जो क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वीडियो केवाईसी किस बैंक ने, तो आंसर क्या हो गया इसका एचडीएफसी। अब एग्जाम में एचडीएफसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए एसबीआई से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एसबीआई से रिलेटेड सारा फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से मुझे बताइए कि एसबीआई डे कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, बताइए कि एसबीआई डे कब मनाते हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई
एडी गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर, एडी गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ था? जल्दी से मुझे बताइए कि एसबीआई डे कब मनाते हैं और एसबीआई का पुराना नाम, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ एसबीआई? कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए कि एसबीआई डे कब मनाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन एसबीआई डे मनाते हैं उसी दिन डॉक्टर्स डे होता है, डॉक्टर्स डे। उसी दिन ही चार्टेड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है और उस दिन ही जीएसटी लागू हुआ था, इस वजह से हम जीएसटी डे भी मनाते हैं। तो जीएसटी डे, एसबीआई डे, डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंटेंट डे एक ही दिन मनाते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, हाँ बिल्कुल सही है। अगर बात करें तो प्रभास सर ने रिप्लाई दिया है, एसबीआई बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल सही है। सुरेखा मैम 1 जुलाई, रेहान सर 1 जुलाई, प्रभास सर 1 जुलाई। 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई स्टैब्लिश हुआ था एडी गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और एसबीआई का पुराना नाम, ये ऑलरेडी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो या ना हो। क्लियर है? चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए एसबीआई और आरबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर है? चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों का ग्रुप था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों का एक समूह था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में 3 बैंकों के समूह से मिलकर बना था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपको मुझे बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों का एक समूह है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। कोमल मैम, सुरेखा मैम, प्रभास सर, रेहान सर। चलिए मैं बता देता हूं आपको। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करें तो 1840 और बैंक ऑफ मद्रास की बात करें तो 1843। ठीक है, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। अक्सर क्या होता है कि जब हम लेट नाइट चैट करते हैं तो घर वाले अक्सर डांटते हैं। बिल्कुल प्रभास सर ने रिप्लाई दिया है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और सर एक बैंक और है बैंक ऑफ बंगाल। बहुत बढ़िया प्रभास सर। कोमल मैम ने लिखा डोंट नो, कोई बात नहीं मैम, मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल का पुराना नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, जो बना था 1806 में। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अब एक बात याद रखना है, इन तीनों बैंकों को हम प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे, प्रेसिडेंसी बैंक्स। और इन तीनों बैंकों में लॉस होने की वजह से इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में प्राइवेट बैंक था जिसे नेशनलाइज्ड किया गया 1 जुलाई 1955 को और इसका नाम बदल कर रख दिया गया एसबीआई। क्लियर है? याद रखना बहुत इजी है। 1809, 1840, 1843। जब हम लेट नाइट चैट करते हैं तो अक्सर क्या होता है, घर में डांट पड़ती है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, बीबीएम से ब्लैकबेरी मैसेंजर, और यहां पर टाइमिंग याद रखना है 940, 943। तो मतलब इस तरह से आपको याद रखना है। ट्रिक बता दे रहा हूं फिर से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ब्लैकबेरी मैसेंजर की तरह याद रखना 940, 943, 940, 943। यह एक थोड़ी सी फनी ट्रिक है, मैं अक्सर क्लास में इस तरह से डिस्कस नहीं करता हूं, बट एक फनी ट्रिक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा है तो टाइम से घर पहुंचे, अगर लेट नाइट घर पहुंच रहे तब हो सकता है बीबीएम, बीबी ने बहुत मारा, एक ट्रिक मैंने यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप लेट नाइट घर पहुंचते हैं तो भी आपको हो सकती है मार पड़ जाए। अक्सर डांटे जाते हैं, या अक्सर लेट नाइट जब हम घर पहुंचते हैं तो अक्सर डांट पड़ती है। अभी तो गार्जियन से पड़ रही है, आने वाले समय में कोई नया गार्जियन बनता है तो हमें उससे भी डांट पड़ सकती है। चलिए तैयार हो, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन 2020 मेंस सिंगल इटालियन वुमेन टाइटल? 2020 मेंस सिंगल इटालियन वुमेन टाइटल का खिताब किसने जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, सेकंड ऑप्शन है रोजर फेडरर, थर्ड ऑप्शन है नोवाक जोकोविक और फोर्थ ऑप्शन है डेगो स्वर्तज़मन। थोड़ा सा नाम अजीब से होते हैं, यहां पर डी साइलेंट है। नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर और राफेल नडाल। आपके सामने 4 ऑप्शन है। रेहान सर नोवाक जोकोविक,
चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। सुरेखा मैम, प्रभास सर रिप्लाई करिए। हाँ प्रभास सर नोवाक जोकोविक, बहुत बढ़िया। रेहान सर नोवाक जोकोविक, कोमल मैम, सुरेखा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अच्छा वोमेन, प्रभास सर कह रहे हैं कि वोमेन में सेलेना हेलेप ने जीता है। चलिए बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है नोवाक जोकोविक। अगर हम बात करें मेंस सिंगल की बात करें तो इसको जीता था नोवाक जोकोविक ने, और वोमेन सिंगल की बात करें तो इसको जीता था सिमोना हेलेप ने। तो प्रभास सर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। वैसे तो अगर हम बात करें तो मेंस डबल और वोमेन्स डबल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सिंगल टूर्नामेंट होते हैं, बट एग्जाम में आपको सारी चीजें पढ़ के जानी है। क्लियर है, चाहे वो मेन सिंगल की बात की जाए, वोमेन सिंगल की बात की जाए, मेंस डबल की बात की जाए या वोमेन्स डबल की बात की जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been awarded by the IG Nobel Prize 2020 for Medical Education? अभी हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 मेडिकल एजुकेशन के लिए किसे अवार्ड किया गया है? अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, कोरोना वायरस या कोविड-19 से लड़ने के लिए किस व्यक्ति को, या कहें तो वह व्यक्ति जिसने रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज बनाई कोरोना वायरस या कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो उस व्यक्ति को दिया गया है IG नोबेल प्राइज 2020। और यह प्राइज इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जा चुका है, और साथ में दिया गया था परवेज मुशर्रफ जी को। चलिए बात करते हैं, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। रेहान सर ने इसका आंसर दिया है नरेंद्र मोदी, प्रभास सर ने मोदी जी, सुरेखा मैम मोदी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर? वर्ल्ड राइनो डे, ये गैंडा दिवस कब मनाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर और 20 सितंबर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। 23 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 20 सितंबर। रेहान सर 23 सितंबर, रेहान सर ने आंसर दिया है 23 सितंबर। प्रभास सर, सुरेखा मैम, कोमल मैम, सुरेखा मैम ने आंसर दिया है 22 सितंबर। बस एक काम करना है आपको, गूगल का यूज नहीं करना है। हाँ 23 सितंबर कोमल मैम ने, प्रभास सर ने 20, मतलब 50-50 चल रहा है, किसी ने 23, किसी ने 22। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। 23 को हम साइन लैंग्वेज डे मनाते हैं। कल एक डे और भी था, कल था वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड रोज डे था, बिल्कुल सही है, वर्ल्ड रोज डे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज के साथ। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जॉन टर्नर पास्ड अवे। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए या ऑब्चरी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की जाए, तो सबसे जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में क्वेश्चन आने की, वह यह होता है कि व्यक्ति का नाम पूछकर यह पूछा जाता है कि वह किस देश से बिलोंग करते हैं, या पूछा जाता है ये क्या थे। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कहां के थे, तो कनाडा के। एग्जाम के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट और ईयर ये सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट आपको वो भी पढ़ के रखना है। बट मोस्टली जो आपको याद रखना है कि कहां से थे, तो कहां से, कनाडा से, और ये प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें तो 79 डेज, मतलब इनका जो कार्यकाल था वो केवल 79 दिन का, मतलब अगर बात करें तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड की बात करें तो 79 डेज के प्राइम मिनिस्टर थे, या कहें तो इतने दिन ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और ईयर की बात करें तो 1984। किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो ये थे 23rd नंबर के। तो 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे ये कनाडा के। अगर हम बात करें करंट में, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कनाडा के करंट में प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। एग्जाम के लिए मैंने हमेशा कहा है, अक्सर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर
इतने सारे देश की कैपिटल और करेंसी कैसे याद रखनी है? सिंपल सी बात समझिए कि इतने देश की कैपिटल करेंसी याद रखना इजी टास्क नहीं होता है। तो फिर एग्जाम में आपको कौन से देश की कैपिटल करेंसी याद रखनी है? बस सिंपल सी बात समझिए कि वह देश इंपॉर्टेंट होता है जो करंट की न्यूज में होता है। अगर कनाडा अभी करंट की न्यूज में है, तो कनाडा अगर करंट की न्यूज में है तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि कनाडा के पीएम कौन है, कनाडा की करेंसी क्या है, कनाडा की कैपिटल क्या है। जल्दी से सुरेखा मैम ने दिया है कि 90 इयर्स ओल्ड, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो सुरेखा मैम ने वर्ल्ड रोज डे था, बिल्कुल सही है। चलिए हर्षराज, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताइए कनाडा की कैपिटल और करेंसी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कनाडा की करेंसी और कैपिटल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कनाडा की कैपिटल और करेंसी। सुरेखा मैम, हर्षराज, कोमल मैम, प्रभास सर, रेहान सर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कनाडा के अगर बात करें तो कनाडा की कैपिटल और करेंसी। देखते सबसे पहला आंसर किसका आता है। प्रभास सर, हर्षराज, कोमल, सुरेखा, रेहान। ऐसा तो नहीं कि वीडियो को साइलेंट मोड पे छोड़कर चले गए। चलिए अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी ओटावा, और अगर हम बात करें करेंसी की तो कैनेडियन डॉलर। बस एग्जाम के लिए बस इंपॉर्टेंट ये रखना है, प्रभास सर ने कैपिटल ओटावा, बिल्कुल सही है प्रभास सर। देखिए सिंपल सी बात है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज है उससे रिलेटेड जितना ज्यादा से ज्यादा फैक्ट अगर हम निकाल सके तो वो इंपॉर्टेंट है। सुरेखा कैनेडियन डॉलर, प्रभास सर करेंसी डोंट नो सर, कोई नहीं, कोमल डॉलर, सुरेखा ओटावा, बिल्कुल सही है। बस सिंपल सी बात है, न्यूज से रिलेटेड आपको फैक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए जो पहली बात, एक बात समझ लीजिए, बैंक के एग्जाम के लिए 6 मंथ का करंट अफेयर, 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के लिए भी इतना सफिशिएंट होता है, बट कभी कभी 6 to 9 मंथ का करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर एसएससी के लिए। और अगर हम बैंक की बात करें तो 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे लोग जो कहें तो जिनको करंट अफेयर की आदत या हैबिट नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई भी एक ऐप या कोई भी एक साइट का यूज करना है, 10 साइट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश, हिंदी जो भी साइट में पढ़ते हैं, बस आपको डेली पढ़ना है, मतलब डेली का डेली। ये नहीं कि मतलब कि हफ्ते में एक दिन का हम करंट अफेयर पढ़ लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें डेली का डेली ही करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 9 हाईवे प्रोजेक्ट एंड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज इन बिहार। द ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम घर तक फाइबर। अब एग्जाम के लिए हम अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस किस स्टेट में, नाम है बिहार। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है किस स्कीम के अंतर्गत, तो स्कीम का नाम है घर तक फाइबर। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, किस स्कीम की बात की जा रही है, घर तक फाइबर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूं। 45,945 विलेजेस को टारगेट किया जा रहा है इसमें। अगर हम बात करें इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस स्टेट में स्टार्ट किया जा रहा है वो एग्जाम में पूछा जाता है। स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्कीम के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले एक बार फिर समझ लीजिए, एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम आती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसे स्टार्ट किसने किया है या लॉन्च किसने किया है। एग्जाम का पहला क्वेश्चन, कहां स्टार्ट किया है, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है और यह किस स्कीम के अंतर्गत आता है। चलिए
अब बात कर लेते हैं घर तक फाइबर स्कीम के बारे में। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर इनेबल्ड इंटरनेट कनेक्शन टू एवरी होम इन द कंट्री कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन द विलेज एंड रूरल एरियाज। कहने का मतलब कि विलेज, और मैंने अभी बताया कि लगभग 45,945 विलेजेस को टारगेट किया जा रहा है कि हम गांव-गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, एक सिंपल सी बात समझते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सभी व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधाएं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी इंटरनेट की सुविधाएं प्रॉपर पहुंच नहीं पाई हैं। अब बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग हिज 74th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, पीएम मोदी हैड सेड दैट ओवर 1.5 लाख विलेज पंचायत्स हैव रिसीव्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आफ्टर 2014 अंडर दिस स्कीम। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया था, या कहे तो ये इंफॉर्मेशन दी थी कि 1.5 लाख विलेज पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से 2014 से इतनी गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा चुकी है। चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, CSC वाईफाई चौपाल इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल इंडिया टू इंश्योर डिजिटल कनेक्टिविटी यूजिंग भारत नेट। अगर हम बात करें तो भारत नेट की बात की थी बजट में, अगर हम बात करें तो भारत नेट की बात की थी बजट में। बजट की बात करें तो इस बार का अगर हम बात करें यूनियन बजट, तो यूनियन बजट किसने पेश किया था? यूनियन बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने। अगर बात करें तो बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रोवाइड करता है या प्रेजेंट करता है। बजट की बात करते हैं तो बजट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट फैब, अगर मान लीजिए फर्स्ट फैब को हॉलीडे है तो सेकंड को हॉलीडे है तो थर्ड को। पहले ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब होता था, अब ये करंट में क्या है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब को है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जाने माने शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने खाने पिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। स्टार शेफ विकास खन्ना हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इन विच ही हैज रिटन अबाउट हिज फीड इंडिया इनिशिएटिव। अभी आपने देखा था कि विकास खन्ना जी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिसका नाम था एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, चेंजर अवार्ड 2020। तो एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज भी हो गई है कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एक पुस्तक लिखी है जो फीड इंडिया, अभी आपने देखा था फीड इंडिया प्रोग्राम, जहां पर कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए थे, तो जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कहे तो लगभग लाखों की मात्रा में इन्होंने क्या किया था? फीड इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से सभी को भोजन प्रोवाइड कराया था। तो वहां से ये हाईलाइटेड हुए थे, जैसे आपने देखा है कि सोनू सूद के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया? घर तक पहुंचाया। तो उसी एक कैंपेनिंग फीड इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था विकास खन्ना जी ने। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, फीड इंडिया इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? तो विकास खन्ना जी ने। और अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ये न्यूज में बताया था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? विकास खन्ना जी ने। तो एग्जाम के लिए आपके पास ये इतने सारे पॉइंट हैं, आपको प्रिपेयर करके रखने हैं एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। विश्व में टॉप रैंकिंग पर कॉबिज महिला टेनिस संघ, वुमेन टेनिस एसोसिएशन की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। द टॉप रैंक्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन player in the world and a former professional cricket player, Ashley Barty has now added another feat in her sporting list of winning Brookwater Golf Club Women's Championship। चलिए अगर हम बात करते हैं एस्ले बार्टी की, तो एस्ले बार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एस्ले बार्टी की बात करें तो ये एक क्रिकेट प्लेयर भी रही हैं, ये वुमेन्स टेनिस स्टार भी रही हैं, और इन्होंने अभी ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब चैंपियनशिप भी जीती है। तो एक व्यक्ति जिसके पास इतनी सारी खूबियां, कह सकते हैं कि इतने सारे खेलों में क्या है, महारत हासिल है। तो ये एस्ले बार्टी किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऑनर है द डॉन अवार्ड। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड की बात करें तो जो सबसे बड़ा गेमिंग ऑनर है द डॉन अवार्ड। अब यहां पर एक वर्ड आता है डॉन, अक्सर कभी कभी डॉन वर्ड से कंफ्यूज होते हैं। डॉन का मतलब यहां पर किसी माफिया से रिलेटेड नहीं है, डॉन का मतलब जो अपनी फील्ड में सुपर हो। तो द डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऑनर है। तो द डॉन अवार्ड से एस्ले बार्टी को सम्मानित किया गया था। ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द डॉन अवार्ड किस देश का सबसे बड़ा गेमिंग ऑनर है। तो किस देश का सबसे बड़ा गेमिंग ऑनर है? ऑस्ट्रेलिया का। और द डॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो एस्ले बार्टी को। और यहां पर अभी एस्ले बार्टी ने क्या जीता है? ब्रुक वाटर ग्लोव क्लब वुमेन चैंपियनशिप। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपको मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, तो एक बार में आपको इतनी सारी चीजें तैयार नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज अभी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रुक वाटर ग्लोव क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? एस्ले बार्टी ने। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस केवल एक लाइनर में उनको न्यूज को तैयार कर लें। इसके बाद फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि एस्ले बार्टी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, किस देश से बिलोंग करती हैं, क्या इससे रिलेटेड इनको कोई और अवार्ड मिल चुका है, क्या इससे पहले कोई और इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। इस तरह से धीरे धीरे करके आप चीजों को आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार में कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर धीरे धीरे चीजें आसानी से आपको आ जाएंगे। क्लियर है? बस एक कोई ऐप या कोई एक साइट को आपको रेगुलर क्या करना है? फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जानी मानी मराठी हिंदी फिल्मों और मंच अभिनेत्री आसलाता वाबगांवकर का निधन। उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया था। रिनोन्ड मराठी हिंदी फिल्म्स एंड स्टेज एक्ट्रेस आसलता वाबगांवकर पास्ड अवे। सी एक्टेड इन सेवरल मराठी फिल्म्स एंड प्लेज। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने एक मूवी की बात करें तो बहुत सारी मूवीज में इन्होंने वर्क किया है। कुछ मूवीज जैसे मुझे याद है तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। नमक हलाल, जंजीर की बात करते हैं, अमिताभ की पहली सुपरहिट मूवी है जंजीर। इसके बाद बात करें अपने पराए मूवी, तो बहुत सारी मूवी इन्होंने काम किया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इनकी मूवीज नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। मराठी अभिनेत्री भी रही हैं, हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो एग्जाम में आसानी से आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जर्वीज की बात की जाए तो ऑब्जर्वी से रिलेटेड केवल फील्ड इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा। अगर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और कई फील्ड में अगर उसकी महारत है तो आपको और डिटेल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और याद रखना है किस फिल्म से? मराठी। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले किस फिल्मों की बात करें तो मराठी फिल्मों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सर IBPS RRB PO मेंस के लिए 3 to 4 मंथ की करंट अफेयर या 6 मंथ की? रेहान सर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि सर IBPS RRB PO मेंस के लिए 3 to 4 मंथ की करंट अफेयर या 6 मंथ की? देखिए रेहान सर, मैंने हमेशा कहा है कि बैंकिंग अगर हम एग्जाम की बात करें, बैंकिंग अगर एग्जाम की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 to 4 मंथ का करंट अफेयर एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है। बट अगर आप 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए सेफ साइड रहता है। बट बैंकिंग का जो अभी करंट सिनेरियो है वो 3 to 4 मंथ ही पूछा जाता है। SBI की बात करें, IBPS PO की बात करें, यहाँ तो बट RRB में कभी कभी क्या हुआ है कि लगभग 6 to 9 मंथ के करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो 6 मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ के रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बट रिसेंटली आपको 3 to 4 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। क्लियर है यहाँ तक? और एग्जाम के अगर हम करंट अफेयर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम किसी का 15 अक्टूबर से है, अगर किसी का एग्जाम 15 अक्टूबर से है मींस मान लीजिए एग्जाम का, तो आपको 10 अक्टूबर या 5 अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वैसे तो 3 to 4 मंथ का करंट अफेयर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, SBI की बात करें, IBPS PO की। बट अगर आप 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। मोस्टली 3 to 4 मंथ, बट अगर मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम 6 मंथ। बैंकिंग के लिए, SSC के लिए बात करें तो 6 to 9 मंथ का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है। क्लियर है? अब अभी बात करें तो SSC भी बात करें, CHSL की बात करें, CPSI की बात करें, अभी CPO की बात करें या CGL की बात करें, ये भी बैंक को फॉलो कर रहा है और 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये काफी, अगर हम बात करें अगर 4 to 6 मंथ का अगर एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये सभी
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इतना करंट अफेयर पढ़ना तो इजी होता है, बट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है 3 to 4 मंथ, मैक्सिमम कोशिश करें तो 6 मंथ का पढ़ के रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयर्ड आरोग्य मंथन 2.0 सेलिब्रेटिंग एंड सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आरोग्य मंथन 2.0 किसने इसे इनॉग्रेट किया या चेयर्ड किसने किया, तो याद रखना है हर्षवर्धन। ये इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी एनिवर्सरी, तो सेकेंड एनिवर्सरी। योजना की बात की जाए तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब एग्जाम के लिए और क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो इसका CEO कौन है, तो इसका CEO है डॉक्टर इंदु भूषण। क्लियर है। एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, योजना का नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी, और चेयर अगर बात करें तो किसने, वेलफेयर की बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन या कहे तो इस स्कीम को किसने चेयर्ड किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड द नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द यूनियन टेरिटरी। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जहां पर एक ही जगह पर सभी डॉक्यूमेंट सिस्टम क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। अभी तक 3 स्टेट में ये लागू हो चुका है। स्टेट का नाम है पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन 3 जगहों पर यह लागू हो चुका है। बाकी 6 जगह पर और लागू करने की बात की है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है, जो कौन है करंट में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किन 3 स्टेट में लागू हो चुका है, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में। किन 6 और स्टेट की बात की है तो अंडमान निकोबार, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वॉशिंगटन में सीमांचला डैश को कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपॉइंटमेंट सीमांचला डैश एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन वॉशिंगटन DC। अगर हम बात करें तो IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, वॉशिंगटन DC। तो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है, सीमांचला डैश को बनाया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। IMF की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, IMF की बात करें तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गूगल पे हैज पार्टनर्ड विद वीजा फॉर द रोल आउट ऑफ टोकनाइजेशन अक्रॉस इट्स प्लेटफॉर्म दैट विल इनेबल यूजर्स टू सेफली ट्रांजैक्ट विद देयर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है, जो उपयोगकर्ता को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम करेगा। कहने का मतलब अब यहाँ पर 2 चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल पे ने किसके साथ पार्टनर किया है, वीजा के साथ। अगर हम बात करें तो गूगल पे ने वीजा के साथ पार्टनरशिप किया है, जहां पर बात की है टोकनाइजेशन सिस्टम की। तो टोकनाइजेशन सिस्टम क्या होता है, जहां पर
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब अभी आपको अगर कोई भी गूगल पे में अगर मान लीजिए हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमें ऐड करना पड़ता है तो उसकी डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है, तो ये डिटेल आपको नहीं डालनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा कि काफ़ी ईजिली हो जाएगा, कहे तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। तो टोकनाइजेशन एग्जाम के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, गूगल पे ने किसके साथ, वीज़ा के साथ। अच्छा एक और बात बता दूं, 3 बैंकों ने ये सुविधा स्टार्ट कर दी है, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो 3 बैंकों ने ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, जहां पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स फिल या डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें इंडिया एंड साउथ एशिया ग्रुप कंट्री की बात करें, मैनेजर हैं वीजा के टीआर रामचंद्रन है, इंडिया एंड साउथ एशिया ग्रुप कंट्री मेंबर। तो वीजा के अगर हम बात करें इंडिया एंड साउथ एशिया ग्रुप कंट्री के मैनेजर की बात करें तो कौन है, टीआर रामचंद्रन। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ आज की। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के 7 सदस्यों में से एक के रूप में सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर गिरजा शंकर मुंगाली को नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरजा शंकर मुंगाली हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 7 मेंबर ऑफ द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स। तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स की बात करें तो 8 मई ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 8 मई 1954 को स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है। फिर अगर हम बात करें तो डॉक्टर गिरजा शंकर मुंगाली ये इससे पहले AIFF के करंट चेयरमैन रह चुके हैं, या कहें तो चेयरमैन थे, और इन्हें बनाया क्या गया है 7th मेंबर ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स। एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है कि गिरजा शंकर मुंगाली इससे पहले क्या थे, तो AIFF के चेयरमैन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर गिरजा शंकर मुंगाली को एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स का 7th मेंबर्स क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। यह स्टैब्लिश कब हुआ था, 1954 को स्टैब्लिश हुआ था। अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट की, अगर इसके हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नाम थोड़ा सा बड़ा है, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ये कहां से है, बहरीन से हैं। तो करंट में अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें AFC की, तो AFC के प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो बहरीन से है। इन्होंने 7th मेंबर किसे बनाया है, गिरजा शंकर मुंगाली को बनाया है, जो इससे पहले AIF के चेयरमैन थे। तो करंट अफेयर से रिलेटेड सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट अफेयर आपको 1 लाइनर में तैयार रखना है, उससे रिलेटेड फिर आपको फैक्ट आपको तैयार रखना है। तो आज के लिए करंट अफेयर की इतनी क्लासेस, बस सिंपल सी बात है, आपको करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो डेली बेसिस पे लेनी है, रेगुलर करंट अफेयर लेनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के साथ, अगर आप इसकी नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है, बट रेगुलर आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कैसी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक बार न्यूज़ को पढ़ने से याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लिख कर याद हो जाता है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अगर लिखना पड़ता है तो लिख के याद करो। अगर इससे भी ज़्यादा याददाश्त कमजोर है तो आपने गजनी मूवी देखी रखी होगी, बस क्या करना है, पूरी बॉडी पे करंट अफेयर लिख डालने हैं। तो मतलब डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर सिलेक्शन लेता है तो उतने ही घंटे उस व्यक्ति के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैन टू मैन वेरी करता है। बस एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जहां पर जो वीकनेस है उस वीकनेस को पहचाननी है और उस पर आपको फोकस करना है, सिलेक्शन आपके पास हो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।